हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। राधे राधे। हमें एक इन्फॉर्मेशन जो है तुम्हारे साथ शेयर करना था अभी बीआरसी इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि देखिए अभी तुम्हारा रिटन एग्जाम हुआ है और गेट एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बीआरसी इंटरव्यू के लिए बैच ज्वाइन करना चाहता है या अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए अभी हम बीआरसी इंटरव्यू का बैच जो है स्टार्ट करते हैं, तो उस बैच के अंदर हर स्टूडेंट जो शॉर्टलिस्ट नहीं भी होगा या होगा, हर स्टूडेंट उस बैच को ज्वाइन करेगा। जो पीएचडी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो भी उस बैच को ज्वाइन करेगा। हर कोई उस बैच को ज्वाइन करेगा। अब स्टूडेंट को ज्वाइन करना है क्योंकि उसको बेनिफिट चाहिए, उसको चीजें सीखनी है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होता है उसको मैं प्रॉपर टाइम दे पाऊं। अगर मान लीजिए अभी बैच को ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि 300 स्टूडेंट हो गया, तो क्या मैं 300 स्टूडेंट का मॉक सेशन ले सकता हूं? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां मेरे लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा मैटर करता है क्वालिटी। तो बीआरसी इंटरव्यू का जो तुम्हारा बैच है, अभी तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 डेज बचे हैं, 9 डेज। 24 को बीआरसी का रिजल्ट जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आ जाएगा। तो जो बैच तुम्हारा स्टार्ट होगा इंटरव्यू का वो शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद होगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड आ जाएगा तब तुम्हारा बैच जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी 9 डेज की बात है। बट एक अगला क्वेश्चन है बच्चों का कि सर हमें तो प्रिपरेशन करना है, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, अभी तो 9 डेज तो बहुत है। तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूं कि तुम अपनी प्रिपरेशन तब तक कैसे कंटिन्यू करें। तो एक थोड़ा सा आइडिया यहां पे ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे एक अपना बुक है ऑर्थरवाइजर का, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का बुक है ऑर्थरवाइजर का, इसको पढ़िएगा। प्लस जैसे कि अपना बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना सीखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा ग्राफ ड्रॉ करना सीखिए। ऑर्थरवाइजर मॉडर्न फिजिक्स का बुक जो है वो पढ़िएगा। और अगर मान लीजिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स तुम पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तो उसके लिए तुम क्या करिएगा, पुरी एंड बब्बर का बुक जो है, बब्बर साहब का जो बुक है वो तुम पढ़िएगा। पुरी साहब का जो बुक है ये तुम पढ़िएगा। ये मेरा सजेशन है कि इन 9 डेज के अंदर तुम इतना पार्ट कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करूंगा तो मैं डेली लाइव सेशन भी लूंगा और डेली मॉक सेशन भी लूंगा। तो अपने पास जो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ 30 to 40 डेज या 45 डेज का जो टाइम पीरियड अपने पास होगा शॉर्टलिस्ट के बाद, उस टाइम पीरियड के अंदर मैं डेली 30 to 40 डेज जो भी अपने पास टाइम पीरियड बचेगा तुम्हारा स्लॉट के अकॉर्डिंग, जो तुम स्लॉट फिल करोगे, उसमें मैं डेली मॉक लाइव सेशन भी लूंगा टॉपिक से रिलेटेड, और उसके अलावा मैं मॉक सेशन भी लूंगा, ठीक है। और ये जो सेशन तुम्हारा चलेगा ये इवनिंग में अप्रोक्सीमेटली 4 to 9 PM के आसपास चलेगा। ये 5 आवर में पर डे मॉक सेशन प्लस लाइव सेशन, जिसमें अराउंड 1.5 आवर का लाइव सेशन होगा। उसके बाद तुम्हारा मॉक सेशन होगा डेली। अब इसमें मैं उन्हीं कैंडिडेट को इंक्लूड कर पाएंगे हम जो शॉर्टलिस्टेड है, जिससे उनके प्रॉपरली मॉक सेशन हो पाए। क्योंकि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं है वो अभी 9 डेज तक तो सीरियस है, 24 के बाद वो जैसे शॉर्टलिस्ट आएगा, अगर मान लीजिए उसका नहीं होता है, ठीक है, हम तो चाहते हैं हो जाए, बट अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद वो सीरियस नहीं रहेगा, और सीरियसनेस के बिना प्रिपरेशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। और फिर मैं ऐसे जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है, शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, उसको भी मॉक सेशन का अलग से टाइम दूं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं अगर 5 आवर पर डे में दूंगा तो 5 आवर पर डे के अंदर अगर 30 मिनट का भी एक मॉक सेशन रखते हैं तो एक दिन के अंदर 10 to 12 स्टूडेंट्स का हम सेशन जो है वो मॉक सेशन कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि करीब एक स्टूडेंट का 4 से 4 to 5 टाइम मॉक सेशन होना चाहिए। मींस हर सब्जेक्ट के अंदर उसका एक मॉक सेशन हो जाना चाहिए।
हर स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट के अंदर। जैसे स्टूडेंट ने क्वांटम मैकेनिक्स प्रिपेयर किया तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक मॉक सेशन, उसने सॉलिड स्टेट प्रिपेयर किया तो सॉलिड स्टेट के अंदर उसका एक सेशन हो जाना चाहिए, न्यूक्लियर फिजिक्स उसने प्रिपेयर किया तो न्यूक्लियर का एक सेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें एक और बात बोल देता हूं, अगर तुम्हारे पास और भी टाइम बच रहा है तो अपने न्यूक्लियर के जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं उनमें कॉन्सेप्चुअल जितनी भी बातें हैं उन सबको भी कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे न्यूक्लियर फिजिक्स के उनको भी क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जितनी भी अपने को कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो सब अपने को रिक्वायर्ड है इसके लिए। क्या इंटरव्यू स्ट्रेटजी होगी ये मैं तभी बताऊंगा। ठीक है, अब बच्चों का दूसरा वो भी है कि सर आप फीस क्या लेंगे। इंटरव्यू के लिए जो फीस है, जो अगर मान लीजिए कोई न्यू स्टूडेंट है जो सिर्फ इंटरव्यू का ज्वाइन करना चाहता है, उसका जो फीस है वो ओनली 2100 है। ठीक है, ओनली जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करेगा। और जो कोई पहले किसी बैच में पढ़ा है, चाहे नेट के बैच में पढ़ा है, ठीक है, या जेम के बैच में पढ़ा है, किसी भी बैच में अगर कोई स्टूडेंट पहले पढ़ा है उसका कोई फीस नहीं है। ठीक है, उसका ये फीस जो है हम नहीं लेते हैं। ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट, और जो न्यू ज्वाइन करना चाहेगा उसका ये वाला फीस होगा। ठीक है ना, और इस फीस का भी ऐसा रोल है कि मैं बता चुका हूं शायद पहले भी यूट्यूब पे, कि इस फीस का भी ऐसा रोल है कि ये जितना भी टोटल आएगा, ठीक है, ये टोटल जो है वो बाद में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट जो अपने पास होंगे उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, डिवाइड करके उनको चेक दे दिया जाएगा। जितना भी टोटल अमाउंट होगा उसको डिवाइड करके ये सेलेक्टेड कैंडिडेट को डिवाइड कर दिया जाएगा, उनको चेक दे दिया जाएगा। ये मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूं। ठीक है, हाँ, बस मेरा टास्क सिर्फ इस इंटरव्यू बैच का यही होता है कि स्टूडेंट अपनी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बना के ये अपना सेशन अटेंड करे। दूसरी बात कि इंटरव्यू के लिए गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे मेरे को स्टूडेंट मैसेज करता है, कॉल करता है, सर वाई के लिम पढ़ लूं। इंटरव्यू के लिए वाई के लिम पढ़ोगे तुम? इंटरव्यू बेसिक में होता है। बच्चा कहता है सर ये रिसर्च पेपर पढ़ लूं मैं सॉलिड का। अरे भैया पगला क्यों गए हो? ये क्यों है कि स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट को पता नहीं है कि वहां पे क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट ने रिटर्न निकाल लिया तो अब स्टूडेंट को लगता है कि रिटर्न तो हो ही गया, अब शायद इससे आगे की कोई बातें होंगी। नेट लेवल की बातें कर ली, गेट लेवल की बात कर ली, रिटर्न एग्जाम की बात कर ली, अब तो इससे आगे की कोई बातें होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं, इंटरव्यू के अंदर बेसिक ही पूछा जाता है। इसलिए मैं जो बुक भी बता रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक बुक बता रहा हूं, और मैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही ये सारा तुम्हारा प्रिपरेशन जो है उसको सेट करूंगा। तुम्हारे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट क्या है, तुमने पास्ट में क्या काम किया है, तुम्हारे वहां एमएससी में कौन सी लैब रही है, क्या रहा है, ये सारा मैं सेट करके दूंगा। और ये मैं एक ही दिन सेट कर दूंगा, फर्स्ट मॉक सेशन के अंदर ही बच्चे का मैं सारा स्ट्रेटजी जो है सेट कर देता हूं। समझ गए? किसी बच्चे के स्पेशलाइजेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग सारा उस जो स्ट्रेटजी है वो सेट कर देंगे कि उनके उसके मार्कशीट में क्या क्या कोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग उसको और क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारी स्ट्रेटजी सेट कर देंगे। पीएचडी इंटरव्यू डिफरेंट होता है। पीएचडी इंटरव्यू के अंदर जो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है वही पूछा जाता है मैक्सिमम। तो सपोज तुमने सीएमपी में अप्लाई किया है, सीएमपी पूछ लेंगे, ज्यादा स्टेटिकल पूछ लेंगे, कुछ बेसिक पूछ लेंगे, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, और फिर 50% टाइम तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर तुमने कोई किया होगा सीएमपी में तो उससे रिलेटेड पूछ लेंगे। ये पीएचडी का इंटरव्यू होता है। बट जो बीआरसी का इंटरव्यू है वो तुम्हारे रिसर्च लेवल और उससे लेने देना नहीं रखता है, वो बेसिक में ही होता है। इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रिपरेशन जो है सेट करेंगे। फिर भी अगर बच्चा अपना एक्सपीरियंस के लिए अगर इंटरव्यू देना चाहता है पीएचडी का, जिससे उसका एक्सपीरियंस हो जाए बीआरसी के इंटरव्यू से पहले, ठीक है, तो उसके लिए मैं 4 इंटरव्यू बताऊंगा, वो जरूर देना हो। ठीक है, एक टीआईएफआर का, पीएचडी का, आरआर कैट का, पीआरएल का, आईआईएससी का, ये 4 इंटरव्यू दे लेना। अगर ये 4 इंटरव्यू तुम दे सकते हो तो ये दे दीजिएगा एक्सपीरियंस के लिए, इससे अपने को बहुत हेल्प मिलेगी बीआरसी के इंटरव्यू में। तो अगर पीएचडी के लिए अप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ये इंटरव्यू दे लीजिएगा, इससे तुम्हें क्या होगी, हेल्प मिलेगी, तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस तरीके से इंटरव्यू को हैंडल करना। वो हैंडल करना भी यहाँ पे सिखाएंगे, बोर्ड पे प्रैक्टिस जो है वो भी करवाएंगे। ठीक है ना, क्लियर? ये तुम्हारे इंटरव्यू बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ये थोड़ा सा 9 डेज की असुविधा के लिए मुझे खेद है, क्योंकि मैं सब स्टूडेंट्स को अगर ज्वाइन कर लिया तो सबको पर्टिकुलर टाइम कैसे दे पाऊंगा, पर्टिकुलर हर बच्चे का कैसे स्ट्रेटजी सेट कर पाऊंगा तेरे को ये प्रिपरेशन, क्योंकि हर बच्चे का इंटरव्यू उसके एकेडमिक बैकग्राउंड और सबको ध्यान में रखते हुए, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अलग होता है। तो हर किसी स्टूडेंट की स्ट्रेटजी अलग होती है। मेरे को हर स्टूडेंट की स्ट्रेटजी बनानी होती है, बीआरसी इंटरव्यू देना चाहता है तो फिर मैं कॉमन स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं कर सकता कि सपोज इतने स्टूडेंट को सबको कॉमन बता दिया, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। हर स्टूडेंट की स्ट्रेटजी अलग होती है। जैसा कि सपोज एक एग्जांपल दूं कि एक स्टूडेंट था, उसके कोर्स में न्यूक्लियर रिएक्टर का पेपर था। अब बीआरसी के अंदर रिएक्टर का भी पार्ट आता है इंटरव्यू के अंदर। मैंने उसको रिएक्टर का 50% पार्ट मैंने इंटरव्यू के लिए उसको रिएक्टर ही तैयार करवाया, और उसका जो 1 आवर का इंटरव्यू चला अप्रोक्सीमेटली उसमें से 30 मिनट उसने सिर्फ रिएक्टर ही बताया।
वो स्ट्रेटजी उस तरीके से सेट किया कि अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, जिससे उनका ध्यान उधर ही जाए कि तुम्हारे उस पर फोकस हो। तो ये मेरे को हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, और उस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा बाद में, क्योंकि 50% तो वहीं रह गया हो इंटरव्यू जो है। तो इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये हर स्टूडेंट के लिए अलग होगी। अब ऐसा मत सोचिएगा कि तुम तो रिएक्टर वालों के सिलेक्शन होते हैं, ऐसा मत सोच जाइएगा, या फिर हमारे पास रिएक्टर नहीं हमारा सिलेक्शन है, ऐसा कुछ मत सोचो। वो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। ये कि इस तरीके से मेरे को हर स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटजी सेट करनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंटरव्यू 9 डेज तुम ये वाला पार्ट जो है इतना तुम स्टडी कर लीजिएगा, फिर आगे का पार्ट जो है आगे की प्लानिंग 24 को अपना शॉर्ट लिस्ट डेट आते ही आगे की प्लानिंग जो है स्टार्ट कर दूंगा, और 4 to 9 इवनिंग में मैं तुम्हारा मॉक सेशन और लाइव सेशन जो है दोनों लूंगा। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि तुम ये बात जो है वो समझ पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट लिस्ट होने के बाद ही मैं ये बैच कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं हर स्टूडेंट पे फोकस करूं, ठीक है। और उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए, और इससे ज्यादा मैं टाइम दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि नेट के और फर्स्ट ईयर के और उनके जेम उनके बैचेज भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं उसमें से भी इतना 5 आवर जो है इवनिंग तक मैं लेट नाइट तक टाइम दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को रिक्वायर्ड है कि बीआरसी में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है सेलेक्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसके लिए मैं भी हार्डवर्क करूँ, तुम भी करेंगे, जितना हार्डवर्क रिक्वायर्ड होगा उतना करेंगे। हर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हर साल क्या बदलाव हो रहे हैं उसमें एक कदम आगे रखेंगे तुम, बदलाव करके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो हम पर्टिकुलरली हर स्टूडेंट अलग डिस्कस करेंगे और अलग स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो और तब तक ये पढ़ रहे हो, कोई डाउट आए तो मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा, स्क्रीन पे नंबर है, मेरे को व्हाट्सएप भी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, तब तक मैं अवेलेबल हूं, ठीक है। तो इनमें कोई डाउट आएगा मेरे को पढ़ते रहो, मेरे को पूछ लो, ठीक है। मेरे को हाँ व्हाट्सएप कर लो, ठीक है ना। कोई भी डाउट आता है तो और कनेक्ट करिएगा इसके लिए। ओके, ठीक है। तो ये अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है उसको क्या करिएगा, सेट करिएगा। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं कि बातें तुम समझ पाओगे, ठीक है। चलिए, आधे